हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के कुछ ऐसे चुनिंदे सवालों को जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिएगा सारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, कहता क्या है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, यानी कि व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। प्रश्न आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा। मैंने पिछले वीडियोज में भी इस प्रश्न को समझाया है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखिए 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू किया गया, तो इस प्रश्न को समझने के लिए आप सीधा फ्लैशबैक में 20 साल पहले आ जाइए। 31 दिसंबर 1929 को जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में कुछ स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव पारित किए थे और अंग्रेजों ने यह सहमति प्रदान किया था कि हम आपके प्रस्ताव को मान लेंगे। तो जब ये पता चला था सभी लोगों को कि अंग्रेज अब सहमति हो गया है अंग्रेजों का कि हमारे जितने भी प्रस्ताव हैं उनको वो मानने के लिए तैयार हो गए हैं, तो जितने भी भारतीय थे सब लोगों ने निर्णय किया था कि हम लोग 26 जनवरी को क्या करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में ये बात चली थी और उसके बाद जितने भी भारतीय थे सबने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसी को यादगार बनाने हेतु क्या किया गया, जब अपना देश आजाद हुआ 1947 में और संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद बनकर जब तैयार हो गया, तब इसको लागू करने का जो एक समय निर्धारित किया गया, उस समय को कब डिसाइड किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को डिसाइड किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही हमारे देश में लोग स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिए थे। तो इसी दिन को यादगार रखने हेतु क्या किया गया था कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार पढ़कर हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित कराया था और 26 जनवरी 1930 का दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी को इसी रूप में मनाया जाने लगा। इसी पवित्र दिवस की यादगार को ताजा रखने के लिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 को से लागू किया। तो समझ में आया आपको प्रश्न। और ये भी याद रखिएगा कि हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो कुछ आपके एडिशनल जो इसमें मैं नहीं बता रहा हूं वैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों पे भी, उन सभी बातों पे भी, उन सभी टर्म्स पे भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना होगा। और अब से मैं ज्यादातर आपके सब्जेक्टिव प्रश्न देने का प्रयास करूंगा क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सब्जेक्टिव में आप लोग थोड़ा सा क्या है तो चल रहे हैं पीछे। तो मैं ज्यादातर सब्जेक्टिव प्रश्नों को देने का ही प्रयास करूंगा। देखिएगा सेकंड नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ गया दोस्तों। क्या कहता है कि काकोरी कांड क्या था, पता है? 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर काकोरी कांड किया था जिसमें चंद्रशेखर आजाद का भी नाम शामिल है। तो याद रखिएगा प्रश्न है आपका, काकोरी कांड क्या था, व्हाट वाज काकोरी इंसिडेंट। तो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने की घटना को अंजाम दिया गया, जिसे काकोरी कांड का नाम दिया गया। तो ध्यान देंगे और डेट भी याद रखेंगे। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव का क्रेज कितना ज्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि बताइए काकोरी कांड कब हुआ था। आपके ऑप्शंस रहेंगे तो आपको याद रखना है 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी कहां में स्थित है, तो लखनऊ। यानी कि सारे प्रश्नों को, इन सभी टर्म्स को जब आप सब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं तो बहुत सारे जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और वहीं पे आपको इन सारे प्रश्नों पे भी ध्यान देना होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर है हमारा कि मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने और कहां की। और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। देखिएगा अभी जितने भी आपके वीडियोज आएंगे हर सब्जेक्ट के मैं सब्जेक्टिव देने का प्रयास करूंगा और सब्जेक्टिव लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिक्स रहेगा। आप वीडियोस को देखिएगा, ज्यादा नहीं, हर वीडियो में आपको 15 से 20 प्रश्न मैं आपको दिखलाऊंगा। फिर आपका एक मैराथन क्लास भी चलेगा, लेकिन अभी आपको सारे प्रश्नों को, ये जो शॉर्ट वीडियो आएंगे इसमें आपको समझ लेना है। क्लियर? तो मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने और कहां की। हु डिमांडेड फॉर मुस्लिम नेशंस पाकिस्तान एंड वेयर डिड ही आस्क फॉर इट। तो इसका जो मांग किया गया था वो तो आपको पता ही है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत द्वारा मांग किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में की थी। ठीक है, तो मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कब किया गया था, 1940 में किया गया था। सिंपल सा प्रश्न था, 2 लाइन का प्रश्न था, आपको ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न देखिए कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की। सिंपल सा प्रश्न है जी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी,
1923 ईस्वी में 1 जनवरी 1923 ईस्वी को आपका स्वराज्य पार्टी का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। तो स्वराज्य पार्टी से अगर आपके प्रश्न पूछे तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हाँ, ये सब जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बन रहा है, अगर आप इसका चाहते हैं कि बूस्टअप हम मेरा हो जाए, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको रिवीजन हो जाए, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे BACBQs, वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपल सा स्पेलिंग है BACBQUIZ। बहुत सारे बच्चे मेरे जानते भी हैं, बहुत लोग नए जुड़े हैं तो उनको नहीं भी पता होगा, इसलिए मैं एक बार सूचना के तौर पे आपको बतला दे रहा हूं। अगला देखिएगा प्रश्न 5 नंबर क्या है कि सेलुकस कौन था। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। प्रश्न आपसे पूछता है कि सेलुकस कौन था, उसका संक्षिप्त परिचय दें। तो सेलुकस निकोटर का नाम आपने सुना होगा, ये जो था वो प्रमुख, सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना है, तो सिकंदर का ये सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद ये उत्तराधिकारी भी बना, जो जहां जहां पे सिकंदर का राज था इसने अपना राज भी चलाया। और फिर लास्ट में यहाँ आपके पता है कि ये चंद्रगुप्त से पराजित हो गया था सेलुकस, और काबुल, कंधार, गंधार और बलूचिस्तान भागों को छोड़कर भाग दिया, मतलब देना पड़ा था इसे। देखिएगा सेलुकस सिकंदर का प्रमुख सेनापति था, उसका पूरा नाम जो था सेलुकस निकेटर था, और सेलुकस सिकंदर का सबसे प्रमुख सेनापतियों में से एक था। उसी बात को लिखा गया जो मैंने आपको टर्म से बताया। वो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर द्वारा जीते हुए भारतीय और ईरानी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना था। भारत में जितने प्रदेश थे जो भी सिकंदर द्वारा जीता गया था उस सब का उत्तराधिकारी उसे बनाया गया था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त से पराजित होने के बाद सेलुकस को काबुल, कंधार, गंधार और हेरात व बलूचिस्तान के कुछ भाग उसे देने पड़े थे, और सेलुकस ने ही मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था, और फिर परास्त हुआ भी और मतलब गया भी था, तो भेजा भी था। आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा, ये अच्छा सा प्रश्न है मित्र आपके लिए। प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? आयंगर व्यवस्था सीधा संबंध इसका विजयनगर साम्राज्य से, मैंने आपको बताया था 12 व्यक्तियों का समूह होता था जो कि गाँव में तैनात किया जाता था। तो ये सारी बातें मैंने बताई थी। ये आयंगर जो होते थे वो वंशागुणत होते थे। तो आई होप कि आपको याद होगा, जिनको नया याद हो तो समझ लीजिए फिर से भाई। आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। सिंपल सा टर्म्स ये भी याद रखिए, कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि आयंगर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है। तो ये सारी बातें अगर आपके माइंड में पहले से रहेगा जब आप सब्जेक्टिव प्रश्नों को, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सारे प्रश्नों को बनाकर भी लिख सकते हैं। प्रश्न है आपका कि आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं? इतना तो आपको पता है कि आयंगर व्यवस्था का जो संबंध है वो विजयनगर साम्राज्य से है, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी आपको थोड़ा न थोड़ा पता है भैया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। और विजयनगर के शासकों ने अपने क्षेत्र को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम में 12 व्यक्तियों के समूह को तैनात किया। यह समूह आयंगर कहलाता था। क्या कहलाता था जी? आयंगर। देखिए ये जो शासक होते थे विजयनगर के, इन्होंने क्या किया था, अपने क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए हर गांव में 12 समूहों को, 12 लोगों के व्यक्तियों के समूह को तैनात किया, और इन्हीं समूह को जो होता था दोस्त, वो क्या कहा जाता था, तो आयंगर कहा जाता था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आयंगर किसे कहते थे। क्लियर? यह समूह आयंगर कहलाता था। इनका पद जो होता था वो वंशागुणत होता था, और इन्हें वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी। मतलब वैसा भूमि आप खेती कीजिए, आपको इसमें कर नहीं लगेगा, मतलब कोई भी आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर अभी के टाइम में ऐसा रहता तो हमारे यहाँ कोई मतलब विवाद ही नहीं होता। हर गांव में 12-12 पुलिस को तैनात कर दिया जाए, हर गांव में 12 पुलिस दे दिया जाए, सुरक्षा कर्मी दे दिया जाए, तो ऐसा होगा जी, न जमीन के लिए विवाद होगा न कुछ होगा, क्योंकि वो लोग सारा चीजों का क्या करेंगे, निपटारा कर देंगे, है कि नहीं? तो लड़कियों समझ में आया आप लोगों को? वैसे भी अक्सर लड़कियों का मेरे से शिकायत ही होता है, वो कहते हैं कि सर आप मुझे बेवकूफ बनाते हैं। अब आप ही लोग बताइए, लड़के लोग बताएंगे मैं उनको बेवकूफ बना सकता हूँ जी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही। अब आप लोग 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, आईने अकबरी क्या है, यह कितने भागों में विभाजित है? व्हाट इज आईने अकबरी, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज इट डिवाइडेड? देखिए प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आपने वो कुरकुरे वाला प्रचार देखा होगा ना कि टेढ़ा है पर मेरा है, जूही चावला जो करती हैं। मैं भी कहता हूं कि मैं भी टेढ़ा हूं, लेकिन वो नहीं कहेंगी कि मेरा है। तो ध्यान देंगे। तो आईने अकबरी जो है कितने भागों में विभाजित है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है भाई। बिल्कुल मैं भी टेढ़ा हूं। तो आईने अकबरी जो है अकबरकालीन 16वीं एवं 17वीं सदी के कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी का एक
विश्वसनीय एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना अकबर के ही एक नवरत्न द्वारा अबुल फजल किया गया था, अबुल फजल के द्वारा। तो ये आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा कि आईने अकबरी की रचना अबुल फजल द्वारा किया गया। इसमें कृषि संबंधी इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है आईने अकबरी से, तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर। फिर इसमें बात की जाती है, इसमें अकबर के दरबार उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। तो याद रखिएगा कृषि संबंधी जानकारी भी दी गई है और उनके दरबार और उनके प्रशासन के बारे में भी चर्चा की गई है। और आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। महत्वपूर्ण बात यही था कि आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है और आईने अकबरी की रचना जो है वो किसने करी है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण देना है। तो देखिए आपको पता है मौर्यकालीन किस तरह का इतिहास है आपका, ये प्राचीन इतिहास है। और प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है भैया? तो प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें ज्यादातर साहित्यिक स्रोत से द्वारा मिलते हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत भी होते हैं वो भी देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत का प्राचीन इतिहास में एक अपना अहम रोल होता है, मैंने आपको बतलाया भी था। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी में भी आपके साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों का क्या है, तो अपना अपना एक रोल है, ये रोल अदा करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में आपका कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण एवं बौद्ध व जैन ग्रंथ से मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। ऑलरेडी वी ऑल आर डिस्कस दिस क्वेश्चन, हम लोगों ने इन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लिया भाई। अब तो सारे प्रश्न में याद से रटे रटे से आपको भी लग रहे होंगे। विदेशी यात्रियों के विवरणों में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका जो है मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम लोग बात करें ना, तो पुरातात्विक स्रोत ये जो होता है प्राचीन इतिहास की जानकारी में अपना एक अहम रोल अदा करता है। और पुरातात्विक स्रोत में आपके जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मौर्यकालीन इतिहास को लिखने अत्यधिक प्रामाणिक और मददगार साबित हुए हैं। मौर्यकालीन में आपको पता है क्या हुआ, मौर्यकालीन में सारी बातें आपको पता है। अशोक के बारे में पता है, अशोक ने अभिलेखों की शुरुआत करवाया था, अभिलेखों को लिखवाया था। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 नंबर, गंधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए सबसे सिंपल सा सवाल, गंधार कला की बात आई है तो गंधार कला का संबंध किससे? कुषाण वंश से। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी में। सारी बातों को लिख दीजिए ना, लिख दीजिए। गंधार कला का संबंध कुषाण वंश से है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क, कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। गंधार कला कुषाण वंश का सबसे प्रमुख कला है। तो हाँ, कला के बारे में बात कर ले। देखिए गंधार कला जो है बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने के लिए मिलेगा। तो गंधार कला की जितनी भी मूर्तियां होती थी वो बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से निर्माण किया जाता था, अच्छे तरीके से उनकी डिजाइनिंग होती थी। इससे पहले ऐसी कला नहीं थी। तो वही कहता है इसके तहत सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। मूर्तियों के रंग रूप तथा बालों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, उनको अलंकृत किया जाता था। अलंकृत करने का मतलब होता है कि सुशोभित किया जाता था। कनिष्क के शासन काल में गंधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये सारा प्रश्न जो है अच्छा इंपॉर्टेंट है। लड़कियों समझ में आ रहा है आप लोगों का? क्योंकि आप लोगों का जो शिकायत है भाई, शिकायत करते रह जाइएगा कि सर हमें मूर्ख बनाते हैं, ठीक है। देखिए अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन लेखों को कहा जाता है जो स्तंभों, चट्टानों, गुफाओं, ताम्रपत्रों और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासन का सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक व धार्मिक चित्र कहते हैं, बतलाते हैं। तो अभिलेख वर्ड मीन बाय इंस्क्रिप्शन अब बतलाने की बात नहीं है भाई, बहुत बार बतला चुका हूं। हम्पी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर का नया नाम हम्पी आपका। तो हम्पी हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। तुंगभद्रा नदी पर आपका ये स्थित है और यह नगर हम्पी नाम से जाना जाता है। अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष इसके बचे हुए हैं। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय यहाँ पे समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। बिल्कुल निवास करती थी, बात ऐसी ही है। और आपको पता है कि ज्यादातर प्राचीन इतिहास किस पे टिका हुआ है? पुरातत्व पे टिका हुआ है, मतलब जो भी स्रोत है, सोर्सेस है, उसी पे टिका हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ होता है? तो कोलोनियलिज्म का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि जो भी समृद्ध राष्ट्र रहते हैं उसको क्या करना? अपने वश में करना, उस पर कब्जा जमा लेना, उसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे कि हमारे यहाँ भारत जो कि सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, अंग्रेजों ने क्या किया? अपना उपनिवेशवाद हमारे ऊपर अपनाया। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि समृद्ध राष्ट्र को क्या करना? अपना, उसको गुलाम बना लेना, अपने वश में कर लेना, उस पर कब्जा कर लेना। ठीक है, ये बात आती है। देहाती भाषा में बोले तो क्या करना? उसको हड़प लेना। ठीक है, तो किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों को शक्ति के बल पर उपभोग करना। तो वही बात को यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखने का मैंने प्रयास करा है, तो आप भी इसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न कि 1857 की क्रांति की असफलताओं के 2 कारण बतलाने हैं। तो क्या कारण था? पहला तो था कि इसमें नेतृत्व का अभाव था, संगठन और एकता का भी अभाव था।
मतलब उतना लोगों को पता नहीं चल पाता था कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसके कारण ये विफल भी रहा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति आपका फेल भी हो गया था। आगे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बैरम खां कौन था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में उसने किसे पराजित किया? तो बैरम खान जो था एक सैनिक था, सेना का जनरल था और मुगल सम्राट हुमायूं और उनके बेटे अकबर के लिए इस सेवा करता था और उनके राज्य का विस्तार करने में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान भी दिया था। साथ ही साथ बैरम खां पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पराजित भी किया था। सिंपल सा था ना, हेमू को इन्होंने पराजित किया था। बैरम खां के बारे में आपने समझा, तो याद रखिएगा बैरम खां के बारे में भी। देखिए 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन आप समझिएगा तो सारे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। 15 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 4 आंदोलन का उल्लेख करना है। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बहुत सारी दांडी यात्रा इन्होंने किया, तो सब आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन भी आपका यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ बिहार के चंपारण जिले से, इसको पढ़ लीजिएगा। असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए असहयोग आंदोलन 1920 से महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जगराती प्रदान की। थोड़ा थोड़ा आपको सभी के बारे में लिखना है, नमक सत्याग्रह के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 1942 में किया गया था। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपको क्या कराया, रिवाइज कराया। जैसे में देखिए पहला प्रश्न हमारा यही था कि 1950 में हमारा संविधान क्यों लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को भी आपने समझा। गांधार कला क्या था, आपने आयंगर व्यवस्था के बारे में समझा। तो अगर ऐसे प्रश्नों को, मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में आपने पढ़ा, तो इस तरह से अगर आप प्रश्नों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके सारे प्रश्न जो है वो आसान भी लगने लगेंगे। और साथ ही साथ अगर पर डे आप 15 क्वेश्चन से पढ़ते हैं तो आपके अप्रोक्स 20 दिन में आपके कितना हो जाएंगे, 15 में 20 से गुना कर दीजिए तो 15 दूना 30, 300 प्रश्न। इतना प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए ना फैल, लेकिन हाँ पर डे आप पढ़ा कीजिए। मैं पर डे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा सब्जेक्टिव प्रश्नों का, आप पर डे देखिए और जमकर इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जहां कहीं दिक्कत हो ना, जैसे समझने में कोई प्रश्न मान लीजिए आज की क्लास में मैंने समझाया, ठीक है, तो अगला वीडियो तो मैं कल ही ना पढ़ाऊंगा, तो कल पढ़ाने से पहले अगर आप कमेंट सेक्शन में उस बात को लिख दीजिएगा कि सर गांधार कला मुझे नहीं समझ में आया था, या मतलब सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया था, तो मैं उसको अगले वीडियो में आपको जो होगा उसमें मैं उस प्रश्न को लाऊंगा और पूरे अच्छे से डिटेल वाइज में मैं कुछ और नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए हों, क्योंकि प्रश्नों में ज्यादा दम नहीं था। सारे प्रश्न आपको पहले भी ऑलरेडी कराए जा चुके थे और फिर से इस वीडियो में भी कराया गया, थोड़ा सा आपको नए एनर्जी के साथ कराया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।